तो हेलो नमस्कार दोस्तों, इट्स आरुष तिवारी। आज हम लोग आ चुके हैं सीरीज नंबर 11 के साथ, जो कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सम इश्यूज वर गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट अपलोड एनी टाइप ऑफ वीडियो। तो उसके लिए मुझे माफ़ करें और हम आज से फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है जापान एज एन इम्पेरियलिस्टिक पावर के रूप में, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं उसको मैं बता देता हूँ, और जो भी पॉइंट्स हाईलाइटेड नहीं है उसको खुद से आप पढ़ सकते हो। हालांकि ये मैंने कुछ नोट डाउन कर दिए, मार्क कर दिए, इसको आप फिर से देख लेना। देखो कह रहा है कि बाय द 1890 जापान हैड स्टार्टेड परस्यूइंग हर कॉलोनियल एम्बिशंस। 1890 तक आते आते कॉलोनियल एम्बिशंस को जापान परस्यू करने लग गया था। दिस एम्बिशंस वर प्राइमरली डायरेक्टेड एट चाइना एंड एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग जापानीज सुपरमेसी इन ईस्ट एशिया। देखिए ये जितनी भी उसकी कॉलोनियल एम्बिशंस थी वो डायरेक्टली टुवर्ड्स किसकी तरफ थी? चाइना की तरफ थी। और वो जापान जो है वो अपनी सुपरमेसी को स्थापित करना चाहता था ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ। लेटर द ऑब्जेक्ट ऑफ द जापानीज एम्बिशन इनकम्पास्ड द इंटायर एशियन कंटिनेंट एंड द पैसिफिक रीजन। बाद में उसका जो एम्बिशन वो एक्सटेंड करके कहाँ चला गया गाइज? पूरा एशिया और पैसिफिक ओशियन को सब्जुगेट करना चाहता था। हैविंग बिल्ट अप हर आर्म्ड स्ट्रेंथ सी वेंट टू वार विद चाइना एंड डिफीटेड हर इन 1895। क्या आपको पता है कि ये 1895 में चाइना को डिफीट कर दिया था जापान ने, और उसने फॉर्मोसा, जिसे ताइवान नाम से जाना जाता है आज के दौर में, उसे उसने कब्जा कर लिया। फिर उसने फोर्स किया चाइना को कि वो कोरिया को, कह रहा है, एंड फोर्स चाइना टू रिकॉग्नाइज कोरिया ओवर विच सी क्लेम्ड सुजारनिटी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। चाइना को हराने के बाद उसको फोर्स किया कि वो कोरिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की दर्जा दे। वो उसका उसमें इंटरेस्ट छुपा था। वो इसलिए नहीं किया कि वो कोरिया को आज़ाद करवाना चाहता था, जी बिल्कुल नहीं। वो चाहता था कि कोरिया को वो खुद में इन्फ्लुएंस करके पूरा सब्जुगेट कर ले, कोरिया को खुद के हाथ में कर ले। अभी आगे कह रहा है इन 1905 कोरिया वाज मेड अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ जापान एंड इन 1910 वाज एनेक्स्ड बाय हर। 1900 कितना 5 में आपको कोरिया को प्रोटेक्टोरेट बनाता है अपना, और 1910 में एनेक्स कर लेता है। फिर 1899 की बात है, जापान स्टेटस एज अ ग्रेट पावर वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज व्हेन दे गेव अप द राइट्स एंड कंसेशंस दैट दे हैड obtained as a result of the treaties which Japan had been forced to sign with them after 1854। देखिए क्या होता है कि यूएस और अनदर यूरोपियन कंट्रीज जापान के साथ जापान को फोर्स करते हैं कि वो ट्रीटी करे उनके साथ। तब जाके 1902 में एंग्लो जापानीज ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी के तहत दो, यानी इंग्लिश और जापान दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ था। जापान ट्रीटी इसलिए साइन करता है क्योंकि वो जो 1945 में रसिया के साथ जो वार में गया था, तो उसमें उसने मंचूरिया को कब्जा किया था। तो वो चाहता था कि ब्रिटेन मंचूरिया को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे जापानीज टेरिटरी। वहीं पे आपको जो ब्रिटेन था उसका इंटरेस्ट यहाँ ये छुपा हुआ था कि वो चाहता था कि सोशलिस्ट मूवमेंट चाइना में ना स्प्रेड कर जाए, क्योंकि चाइना के ऊपर दबदबा था किसका? जापान का। तो चाहता नहीं था कि जापान कहीं से भी सोशलिस्ट मूवमेंट को चाइना में स्प्रेड करवाए। फिर अगला कह रहा है कि द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव इन साइनिंग, ये तो मैं आपको बता चुका। देखिए वहाँ पे ये लिउटोंग पेनिनसुला पे भी उसने अपना एक्वायरेंस ब्रिटेन के साथ कब्जा करवाया, और फिर सेकलेन आइसलैंड पे भी ब्रिटेन को फोर्स किया कि वो वहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करे। तो ये रहा कुछ जापान के इम्पेरियलिस्ट पावर का रूप, और आप लोग जो बाकी है उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना काफ़ी रहेगा। और यहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए आपको इसको खुद से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच गाइज।